जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम और आज कुछ दिन के वक्फे के साथ मेरे साथ फिर मौजूद हैं जावेदुर रहमान। जावेद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, आपकी गैर मौजूदगी में आप मानते नहीं थे कि इलेक्शन सीजन जल्दी शुरू होने वाला है। आप तो इमरान खान साहब ने तकरीर करके खजानों के मुंह खोल दिए हैं और वो सारे काम कर दिए हैं जो हुकूमतें इक्तदार से रुखसत होने से चंद माह पहले करती हैं। अब भी नहीं मानेंगे आप? जी बहुत शुक्रिया। मैं आपको याद दिलाऊं कि आप टेक्सास की मिसालें दे रहे थे हमें हम्म। कि वहां हमारा पेट्रोल जो है आपकी निस्बत सस्ता हो गया। ये ताना आपको आज वापस लेना पड़ेगा कल से। नहीं नहीं, बल्कि हजूर मुझे हमने लगता जो है है खान साहब ने मेरा ट्वीट पढ़ लिया और वो जज्बाती हो गए। ये तो जनाब आपकी कामयाबी है, आपके सेहरा जाता है। देखें, हमने आपको एक दिन के अंदर पेट्रोल डीजल 10-10 रुपए हम्म। सस्ता कर दिया। बिजली और उसमें आप खूबसूरती देखें, 4 महीने का ये रिलीफ है और इसमें खसारा नहीं होगा, ये हम्म। दावा भी साथ है आपके। अच्छा, मजे की बात यह है कि अब जब वो रिलीफ देने पे आए हैं तो एकदम जो आलमी मंडी में तेल की कीमतें हैं वो भी ठीक हो गई हैं। आईएमएफ की शराइत का भी अब कोई खदशा नहीं रहा। कोई हमारा जो माशी बदहाली थी और जो खाली खजाना था उसका भी कोई मसला अब बाकी नहीं रहा। तो फिर 3 साढ़े 3 साल हमें वो कहानियां क्यों सुननी पड़ी? मुझे पता था आप ये क्योंकि मैं आपको ताना दे चुका हूं, आप देंगे ये ताना, लाजमन देंगे। देखें जी, आलमी मंडी का इसमें कोई शक नहीं, पहला सवाल हमारे जहन में यही आता है। हम्म। लेकिन ये देखें, जो कुछ भी हो, जो फायदा दरमियान में गरीब उठा गया हम्म। उसको आप क्यों नहीं देखते? हम्म। हमेशा इन लोगों की जब भी जंगें होती हैं, लड़ाइयां होती हैं, ये इस वसी पॉलिटिकल वार्स का मैं कह रहा हूं, हम्म। उसमें अवाम को कुछ नहीं मिल रहा होता सिवाय बयानात सुनने के। ठीक बात है। इस दफा पहली मर्तबा मैं ये देख रहा हूं अवाम को रिलीफ मिला। हम्म। देखिए, मैं ये जैसे ही पेट्रोल बढ़ा था, सुबह मैं बच्चों को छोड़ने के लिए स्कूल जा रहा था तो वैन वाले ने मुझे कहा, सर जी वो कल से पेट्रोल महंगा हुआ है, हम्म। तो ये अब इसका किराया भी बढ़ाएंगे। ये मैं हम्म। इम्पैक्ट की बात कर रहा हूं। हम्म। अब तकरीबन कितने दिन बाद ये पेट्रोल अब दोबारा सस्ता भी हो गया है। ठीक है। जो वो कह रहे थे ना कि इम्पैक्ट लेकिन लेकिन आपके वैन वाले ने जो पैसे बढ़ा दिए थे, अगर उसने वापस कम किए तो फिर आपको इम्पैक्ट आएगा उसका, वरना नहीं आएगा। ये तो मैं आज उससे जाके पूछूंगा ना, और मुझे उम्मीद है कि वो नहीं करेगा। हम्म। बिल्कुल। दूसरा ये कि जनाब इन्होंने ये पीएसटीपी फंड से इन्होंने पैसे काटने हैं हम्म। और इन्होंने काटने हैं पीएम कोरोना फंड, आईएमएफ कोरोना फंड से। हम्म। ठीक है, अगर ये ना करते, अगर ये करने जा रहे होते, इनको डर होता आईएमएफ का। आईएमएफ का डर नहीं है, हम्म। आईएमएफ से ये मामलात इनके ठीक है। दूसरा यानी ये 250 यानी से हम जी। अब जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, वो तो फौरन ये अंदाजे लगाना शुरू हो गए हैं कि क्योंकि इन्होंने ये सारी चीजें तय की हुई थी कि हम सब्सिडी विड्रॉ करेंगे और अब ये सब्सिडी अगर मजीद देने पर आ गए हैं तो इसका मतलब है इन्होंने फैसला कर लिया है कि अब आईएमएफ का प्रोग्राम जो है वो आगे नहीं चलाना। जी बिल्कुल, ये सर ये फंडिंग जो है 200 से लेकर 300 अरब की फंडिंग होगी, हम्म। जो कि आईएमएफ इसके अंदर अपने, अगर ये ना इनके पास ये फंडिंग होती मौजूद, हम्म। और ये तो ये आईएमएफ का एतराज इनके ऊपर लाजमी आना था। हम्म। उसको देखते हुए इन्होंने ये 4 महीने का रिलीफ है, और हम्म। 4 महीने में ये जो दूसरी जो दावा कर रहे हैं, वो हमें 4 महीने बाद ये बात याद रखनी होगी हम्म। कि इसमें हमारा खसारा उस तरह से वो नहीं होगा। हम्म। तो ये चीजें जो है ना, काफी स्मूथ, बड़ा अच्छा पैकेज लग रहा है सो फार, बड़ी अच्छी लेकिन चीजें फिर लग रही हैं। सवाल ये है ना कि अगर आप इस जो पूरा पैकेज है अगर आप उसको टोटल करें, जिसमें पेट्रोल, डीजल, बिजली, फिर उन्होंने कहा कि 400 अरब के हम कर्जे देंगे, फिर नौजवानों को स्कॉलरशिप देंगे, और अब सेहत कार्ड और ये तो कई सौ बल्कि हजार अरब से शायद ज्यादा आगे बात निकल जाती है। तो इतनी फिस्कल स्पेस हमारे पास है कि ये हम ये सारे काम कर सकें, या ये भी अब वही काम कर रहे हैं जिसका इल्जाम ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पर लगाते थे कि इक्तदार में रुखसत होने से पहले उन्होंने सब खजानों के मुंह खोल दिए, लोगों को खुश कर दिया और हमें वापस आके भुगतना पड़ा जब हम इक्तदार में आए? क्या इन्होंने भी ये सोच लिया है
कि बस अब एक लास्ट डिच एफर्ट कर रही हैं कि किसी तरह हम अपनी जो अवाम में मकबूलियत है उसको रिवाइव कर सकें और उस बुनियाद पे इलेक्शन लड़ना है, बाकी जो बाद में होगा वो देखा जाएगा। जी बिल्कुल, ये कुछ तो चीजें मुझे लग रही हैं कि इस तरह से ये तो हो गई, वो तो चलो पेट्रोल वाला ठीक है, डीजल वगैरह ये सारी चीजें, कुछ मुझे ऐसे लगता है फरते जज्बात में कह गए हैं। और आपने देखा होगा वो पढ़ते वक्त वो कहते हैं ना कि मैं नोट्स के बगैर ये सारी चीजें करता हूँ, इस दफा नोट्स देख के इनको बताया गया था ये चीजें बतानी है। वैसे उन नोट्स में भी उन्होंने कमाल ये किया कि जब उन्होंने महंगाई का तस्करा किया, जब उन्होंने खराब मुआशी हालात का तस्करा किया, तो पिछले 40 साल में वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के अदवार का तस्करा करते हुए परवेज मुशर्रफ को गायब ही कर गए बीच में से। जी बिल्कुल। अच्छा, वैसे ये मैंने पिछली 3-4 हुकूमतें देखी हैं, वो जब भी पिछला हवाला देती हैं हमेशा वो जीत रही होती है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी मात खा जाए, चाहे वो पीपल्स पार्टी थी, चाहे वो पीएमएलएन थी, चाहे फिर वो दोनों आपस में दोबारा रिपीट हुए, फिर भी एक दूसरे को मात दे देते। बिल्कुल, मैं यही अपने तमाम पीटीआई के दोस्तों से कहता हूं, जब वो मुझे कहते हैं कि देखें नंबर्स कितने अच्छे हैं, तो मैं उनसे कहता हूं कि मुझे तो कोई ऐसी हुकूमत याद नहीं है जिसने ये कहा हो कि देखें हमारे नंबर कितने बुरे हैं। सब इसी तरह के दावे करती हैं, उनके जाने के बाद कली खुलना शुरू होती है। जी बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि अब आप ये देखें कि आपकी नो कॉन्फिडेंस मोशन, अब आप माशाल्लाह से कराची से रवाना हो गए हैं, और साथ ही आपने ये भी दावा कर दिया बिलावल साहब ने कि ये अभी तो हम रवाना हुए हैं और साथ साथ इम्पैक्ट इसका आना शुरू हो गया है। बिल्कुल, लेकिन उनके मुकाबले में पीटीआई ने कराची की तरफ मार्च करना शुरू कर दिया। अब उधर भी फिर कोई इम्पैक्ट आना चाहिए मेरा ख्याल से। मैं तो कहता हूं अवाम, पीटीआई के मार्च में खाली कुर्सियां ज्यादा हैं, लोग कम है। ये आपकी ये बात भी दुरुस्त है, इस वजह से शायद इम्पैक्ट कम है। थोड़ी सी ये कुर्सियां भर दें। आजकल तो जनाब वो रेंट जलसा वगैरह भी हो रहा है, उसका मुझे किसी ने बताया कि वो भी बड़ा बेहतरीन निजाम चल जाता है। इसीलिए तो उन्होंने घोटकी से शुरू किया था कि शाह महमूद कुरैशी साहब के मुरीदैन आ जाएंगे, कोई भरा भरा लगेगा मार्च, लेकिन लगता है कोई बात बनी नहीं है। क्योंकि 2011 में अगर आपको याद हो, लाहौर के जलसे के बाद जब इमरान खान साहब ने कसद किया था सिंध का, तब भी इन्होंने घोटकी से ही शुरू किया था। तो लगता है कि 10-11 साल में बार बार जो इस तरह के काम किए गए हैं, वो लोग भी तंग आ गए हैं। कुरैशी साहब वहां क्राउड पुल तो करते ही हैं, लेकिन कभी जीतते नहीं है उस सीट से, ये भी आप ध्यान में रखें। उधर मुरीदैन जो हैं उनके पक्के हैं, लेकिन सिर्फ मुरीदैन ही हैं मुझे लगता है, बाकी उनसे मोहब्बत करने वाले इतने नहीं है कि वो सीट वहां से नहीं निकालते। वो मुरीद कहते हैं शाह जी नजराना तुहाडा ते वोट किसी और दा, भी हो सकता है। बिल्कुल। तो सर जी अब अगली जो है ये जो बाहर की लड़ाई थी, असेंबली से बाहर की, उसका तो इम्पैक्ट अवाम पे आया और बड़ा खूबसूरत आ रहा है। अब जो अंदर की लड़ाई है, जो असेंबलियों के अंदर जो दावा अपोजिशन कर चुकी है, उसको हमने देखना है कि वो उसमें कहां तक ये आगे चल सकी है। गवर्नमेंट ये प्ली ले रही है कि रेनोवेशन हो रही है पार्लियामेंट की, नेशनल असेंबली की, क्योंकि हमारे गेस्ट आ रही हैं। गेस्ट ने आना है 22 या 23 मार्च को। अपोजिशन ये सोच रही है कि हम इन्हें बाउंड करें कि ये इजलास बुलाएं, उसके लिए ये रिक्विजिशन जमा कराना चाह रहे हैं। ये जो अगर रिक्विजिशन जमा करा देंगे, उसके अंदर भी स्पीकर को ये इस्तेहकाक है कि वो 14 दिन के अंदर बुला सकता है, मतलब वो जिस दिन चाहे 14 दिन के अंदर। अच्छा, उसमें कारीगरी क्या है, उसमें वो बुला सकते हैं 1 दिन का इजलास, मतलब कि 2 घंटे में भुगता दें, और उसके बाद उनके पास स्पेस होती है। अब इन्होंने 130 डेज मैंडेटरी डेज भी पूरे करने हैं हुकूमत ने, इनके साथ ये भी मसला है। अमूमन ये होता है कि रमजान शरीफ में इजलास कम होते हैं, उस तरह से नहीं होते अगर बजट ना चल रहा हो तो अब ये है 22-23 तक ये सोच रहे हैं कि उसको खींच जाए। अगर इन्होंने रिक्विजिशन जमा करा दी, सपोज कल जमा करा देते हैं, तो उसके 14 दिन बाद तो फिर तो वही बात आ जाएगी, आगे उनका डिग्नेटरीज आ रही हैं और उसमें उन्हें सिक्योरिटीज इश्यू होते हैं वो, और ये इजलास
वैसे भी ये उसकी करारदाद मंजूर करा चुके हैं कि इजलास इसी हॉल में हमने करवाना है। तो मुझे ये लग रहा है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन अच्छा, नो कॉन्फिडेंस मोशन में पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं उसमें इजलास का सम्मन होना जरूरी नहीं है, क्योंकि इन्होंने जमा करानी होती है नेशनल असेंबली सेक्रेटेरिएट के अंदर। वो किसी भी वक्त जमा करा सकते हैं 20% मेंबरान के सिग्नेचर के साथ। फिर जब ये नेशनल असेंबली में आती है उस वक्त उन 20% का मंजूर उज़र मौजूद होना बहुत जरूरी होता है। 20% वहां बैठे होंगे, स्पीकर कहेगा जी जिन्होंने ये मोशन मूव की है एतमाद की, वो लोग खड़े हो जाएं। वो 20% का वहां जरूरी मौजूद होना, उसकी दूसरी सूरत में वो कैंसिल हो जाती है कि आप लोग ने जमा कराई थी लेकिन आप वो मौजूद नहीं थे, शायद आपके सिग्नेचर ठीक नहीं थे। ठीक, लेकिन वो तो अभी कमेटी बनी हुई है, वो फैसला करेंगे, अपनी टाइमलाइन देंगे, कोई हिकमत अमली बनाएंगे। लगता है उनका भी कोई आपस में फैसला नहीं हो रहा। अच्छा, उस कमेटी में भी ये डॉज करा गए हैं। वो कमेटी का इन्होंने जो कहा ना, वो गोलमोल सी बात की। वो कमेटी है राब्ता कमेटी, वो राब्ते कर रही है। इवन के पहले तो था ना पार्टी बेसिस पे, अब वो इनफरादी बेसिस पे कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ ये आप ये देखें कि अपने ये जो जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब और मौलाना साहब की जो मुलाकात हुई, उनके सम्राट हमें अभी तक इसलिए नहीं नजर आ रहे कि जहां तक मेरी मालूमात है नवाज शरीफ साहब ने इसकी फाइनल वो करनी है, फाइनल नॉट देनी है। वो ठीक है, लेकिन और उस पर हम बात भी करते रहते हैं, लेकिन मुझे तो ये लगता है कि जो पर्पस अचीव करना चाहती थी इस किस्म की मुलाकातों से और मूव से ऑपोजिशन, वो उन्होंने अचीव कर लिया है। क्योंकि इमरान खान साहब बिल्कुल रैटल्ड नजर आते हैं। वो जहांगीर तरीन को फोन भी कर रहे हैं, वो अपोजिशन के साथ जो है वो अपने अपने जो इत्तेहादी हैं उनके साथ मामलात भी ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। जो वो ख्वाब लोगों को दिखाते रहे हैं 3-3.5 साल के, इस किस्म की पॉलिसियों के सम्राट आएंगे, अब एकदम पैनिक होकर वो ये नई पॉलिसियां सामने ला रहे हैं कि शायद इस तरह लोग हमसे मुतमईन हो जाएं। आज तो बल्कि वो अपील तक चले गए कि खुदा के वास्ते किसी ऐसे लोगों को वोट ना दें जिनकी दौलत मुल्क से बाहर हो। तो आपको लगता नहीं है कि ऑपोजिशन बड़ी हद तक कामयाब हो गई है? जो अदम एतमाद है उसका आना या ना आना तो एक अगला मरला हो सकता है। जी, ये इसमें कोई शक नहीं है ये कि उन्होंने जोर बहुत लगाया, उनकी मुलाकातों की वजह से ये अब मुतहर्रिक नजर आए हैं। जैसे देखिए, रशिया से फौरन आने के बाद पहले इन्होंने किसी तरीके से एमक्यूएम ने पीका के ऊपर जो एतराज किया, ये जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स वाला बिल है, उसमें जो अमेंडमेंट की है, एमक्यूएम को इन्होंने राजी किया। वो किस सूरत में आपको नजर आया? कल वो शौकत तरीन साहब के साथ बैठे गवर्नमेंट को डिफेंड कर रहे थे। वो भी आईटी इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा इसका फायदा होगा। अमीनुल हक साहब जो आईटी के मिनिस्टर हैं, ये एक बड़ा जबरदस्त जेस्चर किया है गवर्नमेंट की तरफ से कि इनके इत्तेहादी इनके साथ है। और कल वो इधर भी जा रहे हैं अपना चौधरीज के पास गुजरात, उनसे भी मिलेंगे। तो इनके ये तो पूरे हो गए अपना, मुझे इत्तेहादी कहीं नहीं जाने वाले। जिस जो बॉडी लैंग्वेज थी अमीनुल हक साहब की एमक्यूएम के, उससे लग रहा था कि वो इनके साथ कोई ऐसा मसला नहीं है कि वो पीका ऑर्डिनेंस में तो उनके खदशात हैं, लेकिन यहां वो इनके साथ है। दूसरी तरफ नाराज अरकान वगैरह, उनमें से कुछ की बात हुई कि ये खसूसन जहांगीर तरीन साहब के जो साथ के हैं, जो लाइक माइंडेड वाले हैं, मेरा ख्याल से ये जो फोन गया है खान साहब का जहांगीर तरीन साहब की, जो उन्होंने इयादत की, उनसे पूछा उनकी हालत, उनकी जो बीमार हैं और वो लंदन भी जा रहे हैं, ये लोग बगैर जहांगीर तरीन साहब के कहीं नहीं चलने वाले। ये और जहांगीर तरीन साहब जिस किस्म के आदमी हैं, वो भी एक सुराख से दूसरी दफा नहीं डसे जाने वाले। वो बड़े अपने पत्ते एहतियात से खेलेंगे इस दफा। जी बिल्कुल। और अब ये है कि अब हमारी जो सियासत में लंदन जो है ना, उसका नाम बार बार आता है। पहले ये होता था, बहुत पहले की बात करें तो सिर्फ डायरेक्शंस जो आती थी एमक्यूएम की तरफ से अपनी पार्टी पे, उसके असरात फिर
पूरे मुल्क पे या पूरी पॉलिटिक्स पे होते थे। फिर ये जो लंदन के असरात नवाज शरीफ साहब PMLN पे आने लग गए, उसके भी असरात फिर यहाँ पाकिस्तान पहुंचते और उधर अब ये जहांगीर तरीन साहब भी गए हैं, तो वहां से भी डायरेक्शंस आएंगी कि क्या होना है क्या नहीं। बिल्कुल। और इमरान खान साहब खुद भी जिस जमाने में नवाज शरीफ और बेनजीर दोनों लंदन में थे, तो वहां जो मीटिंग्स होती रही थी उनका हिस्सा बनते रहे थे, और बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शंस थी उनके इस तकरीर में, जब वो फेक न्यूज की बात कर रहे थे या पिछले अदवार की बात कर रहे थे, या इवन जब वो मिसालें दे रहे थे बरतानिया की और अमेरिका की कि वहां कितनी महंगाई हुई है, तो बहुत वो मेरा ख्याल है कि आधा सच बोल रहे थे, वो पूरा सच नहीं बोल रहे थे, सिर्फ वो हिस्सा जो उनको सूट करता है वो बता रहे थे। लेकिन इस पर हम बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। ये बहरहाल वाजे है कि इमरान खान साहब जिस एतमाद का तासुर देते हैं, वो उतना एतमाद शायद उनको इस वक्त है नहीं। कुर्सी कहीं ना कहीं हिल रही है, अब वो कितना वक्त लगता है उस कुर्सी को उनके नीचे से निकलने में, ये देखना होगा। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुंचती रहे। आज इतना ही, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।